हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल जेथी ऑनलाइन क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेकंड सेशन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का। पिछले वीडियो पे आपका रेस्पॉन्स काफ़ी अच्छा रहा था, तो आई होप आपको ये वीडियो भी उतनी अच्छी लगेगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप वेट किस चीज़ का कर रहे हो। नई अप्रोच के साथ नॉलेज को गेन करने के लिए अभी सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो के लास्ट में पूछा था। इसमें पूछा गया है कि सेल्फ जनरेटिंग टाइप ट्रांसड्यूसर्स को और किस नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर है एक्टिव। कई लोगों ने इसका आंसर कमेंट किया था और जिन लोगों के सही जवाब है उनके नाम है दलीप कुमार, विजेंद्र सिंह, अजय यादव एंड आरती राय। ओके, नाउ मूविंग टू आवर क्वेश्चंस। जैसा कि फिगर के अंदर गिवन है, इस क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया है टर्न ऑन टाइम एक एससीआर का, और यहाँ पर हमें इसका लैचिंग करंट की वैल्यू गिवन है, वो है 2 मिली एम्पियर। लैचिंग करंट वो मिनिमम करंट होता है जिसके ऊपर थायरिस्टर कंडक्शन स्टेट में रहता है। चलिए अब कैलकुलेट करते हैं लैचिंग करंट। जैसा कि हमें इंडक्टर गिवन है फिगर के अंदर, तो हमें यहाँ पर VL की इक्वेशन लिखनी होगी। इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज की जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी L di अपॉन में dt, और वो बराबर होगी VS के, क्योंकि सप्लाई वोल्टेज के बराबर होगी जैसे ही थायरिस्टर कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा VS अपॉन में L dt इज इक्वल्स टू di। दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे और t के इक्वल्स में इक्वेशन लिखेंगे तो वो निकल के आएगी इज इक्वल्स टू L अपॉन में VS इंटू आई। अब इसके अंदर हमें सिंपली वैल्यू पुट करनी है, तो यहाँ पर आएगी t की मिनिमम वैल्यू, और L की वैल्यू हमें जैसा कि इसके अंदर गिवन है 0.2, और VS की वैल्यू 120 हमें इसके अंदर गिवन है, और I की वैल्यू 2 मिली एम्पियर है, जिसे हम लिख सकते हैं 2 × 10⁻³ और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो जो हमारा आंसर निकल के आएगा वो आएगा 3.3 म्यू सेकेंड, यानी कि इसका आंसर होगा D। आई होप ये सभी को समझ में आया होगा। और ये T मिनिमम वो वैल्यू है जितनी देर के लिए थायरिस्टर ऑन रहेगा। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर बोला गया है कि ब्रेक ओवर वोल्टेज गिवन है VC1, VC2 एंड VC3, और वो किन के लिए गिवन है? 3 गेट करंट के लिए, IG1, IG2 एंड IG3 के लिए। अभी यहाँ पर पूछना चाह रहा है रिलेशनशिप इनके बीच में क्या एग्जिस्ट करेगी। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि ये एक थायरिस्टर है जैसे मान लीजिए, और इसके अंदर 3 जंक्शंस हैं और यहाँ पर गेट कनेक्टेड है, यहाँ पर एनोड है और यहाँ पर कैथोड है। तो जब भी हम गेट करंट की वैल्यू को ज़्यादा कर देंगे तो उस केस में हमें यहाँ पर जो वोल्टेज प्रोवाइड करना पड़ेगा इसे ऑन करने के लिए, वो उतना ही कम प्रोवाइड करना होगा जितना कि IG की वैल्यू ज़्यादा होगी। और यहाँ पर जो ये बोलना चाह रहा है फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज, उसका कहने का मतलब है वो वोल्टेज जिस पे हमारा डिवाइस कंडक्शन करना स्टार्ट कर दे। तो अभी जैसा कि मैंने आपको समझाया कि जितनी ज़्यादा IG की वैल्यू होगी उतना कम हमें वोल्टेज प्रोवाइड करना पड़ेगा इसे स्टार्ट करने के लिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा B, यानी कि VC1 की वैल्यू सबसे ज़्यादा तब होगी जब IG1 की वैल्यू सबसे कम होगी। यहाँ पर ये IG1 के आगे लेस देन का साइन है। तो आई होप आप सभी को ये चीज़ समझ में आई होगी। तो जब भी हमारा IG की वैल्यू ज़्यादा होगी टाइम पे हमारा थायरिस्टर फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड से फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में चला जाएगा एट लोअर वोल्टेज। तो इसे याद रखने के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन्हें भी आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछे गई है कि एनोड करंट की वो कौन सी वैल्यू होगी जिसके लिए SCR टर्न ऑफ कंडीशन में होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको पता होना चाहिए 2 चीज़ों के बारे में, लैचिंग करंट और होल्डिंग करंट होता क्या है। होल्डिंग करंट वो वैल्यू होती है एनोड करंट की जिसके ऊपर हमारा थायरिस्टर ऑन स्टेट में रहता है, जबकि लैचिंग करंट वो मिनिमम वैल्यू होती है जिसके ऊपर वो कंडक्शन स्टेट में रहता है। अब इन दोनों के बीच में जब भी करंट की वैल्यू लाई करेगी तो उसके अंदर जो कंडक्शन डिपेंड करेगा वो डिपेंड करेगा कि थायरिस्टर के अंदर IG अप्लाइड है या फिर नहीं है। अगर इन दोनों के बीच में जब भी वैल्यू लाई करेगी तो अगर IG अप्लाइड होगा तो वो कंडक्शन स्टेट में रहेगा, और IG अप्लाइड नहीं होगा तो वो कंडक्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट ऑप्शन के अंदर बोला गया है कि जो एनोड करंट की वैल्यू है वो लैचिंग करंट से तो कम है और होल्डिंग करंट से ज़्यादा है, पर गेट सिग्नल उस टाइम पे प्रेजेंट नहीं है। तो ये वाली कंडीशन तो सही है। दूसरे में हमें बोला गया है कि वो होल्डिंग करंट से भी कम करंट हो उस केस में। तो मैंने जैसा कि अभी आपको बताया कि होल्डिंग करंट वो मिनिमम वैल्यू ऑफ करंट होती है जिस पे वो ऑन स्टेट में रहता है। तो अगर इससे भी वैल्यू कम चली गई तो ये तो सीधा सा है कि फिर वो ऑफ हो ही जाएगा थायरिस्टर। तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है। तीसरे में हमें बोला गया है कि करंट की वैल्यू
लैचिंग और होल्डिंग करंट के बीच में लाई करेगी और उस टाइम पे गेट सिग्नल प्रेजेंट होगा। जब भी वैल्यू इन दोनों के बीच में लाई करेगी और गेट सिग्नल प्रेजेंट होगा तो थायरिस्टर कंडक्शन स्टेट में रहेगा, इसलिए ये ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा गलत। तो इसलिए जो इसका सही आंसर होगा वो होगा डी, बोथ ए एंड बी। आई होप आप सभी को ये चीज़ समझ में आई होगी। अगर फिर भी आपको अगर कोई डाउट रह जाता है तो उसे सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। एंड आई होप यू लाइक द वे विच आई एम एक्सप्लेनिंग द क्वेश्चंस, तो प्लीज़ लाइक बटन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। ओके, नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर हमें बोला गया है कि 200 वोल्ट के 4 थायरिस्टर कनेक्टेड हैं सीरीज़ के अंदर और उनका जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है स्ट्रिंग का वो है 600 वोल्ट, और इसके अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है डी रेटिंग फैक्टर ऑफ स्ट्रिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको स्ट्रिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्योंकि उसके थ्रू ही डी रेटिंग फैक्टर निकलता है। जो डी रेटिंग फैक्टर होता है यानी कि DRF वो बराबर होता है 1 माइनस स्ट्रिंग एफिशिएंसी। अब यहाँ पर जो स्ट्रिंग एफिशिएंसी होती है उसका जो फॉर्मूला होता है वो निकल के आता है वोल्टेज अक्रॉस स्ट्रिंग अपॉन में नंबर ऑफ थायरिस्टर इनटू वोल्टेज अक्रॉस नियरेस्ट थायरिस्टर। अब इसके अंदर हमें यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करनी है। तो जब हम इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो वोल्टेज अक्रॉस द स्ट्रिंग जो हमें गिवन है वो गिवन है 600 वोल्ट, और जो नंबर ऑफ थायरिस्टर गिवन है वो है 4 इंटू वोल्टेज नियरेस्ट थायरिस्टर जो गिवन है, यानी कि इसके अंदर तो 4 थायरिस्टर हो, चारों की वैल्यू 200 वोल्ट है, तो इसलिए यहाँ पर 200 वोल्ट आएगा। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो वो निकल के आएगा 0.75। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए, 0.75। आई होप ये सभी को समझ में आया होगा, और इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको RSCB एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन्हें भी जाकर देखिए, उसमें भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस, रिलेटेबल क्वेश्चंस आपको कराए हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि जब हम प्रॉपरली ऑन कर देते हैं किसी भी थायरिस्टर को तो उस केस में हमें इनमें से कौन सा ऑपरेशन करना होता है। इसके अंदर जो इसका सही आंसर होगा वो होगा गेट सिग्नल मस्ट बी रिमूव्ड, क्योंकि अगर हम गेट सिग्नल को रिमूव नहीं करेंगे तो उस केस में वहाँ पर वो लॉसेस क्रिएट करेगा, और जब लॉसेस क्रिएट करेगा तो उसकी वजह से उसकी एफिशिएंसी हो जाएगी कम। तो लॉसेस को रिड्यूस करने के लिए हमें गेट सिग्नल को वहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। ओके, नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि स्नबर सर्किट के अंदर हम रजिस्टर को क्यों यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्नबर सर्किट को यूज़ क्यों किया जाता है ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। जब भी सर्किट के अंदर dV/dt की वैल्यू ज़्यादा होती है, यानी रेट ऑफ राइज ऑफ वोल्टेज हाई होता है, तो उस टाइम पर अनवांटेड ट्रिगरिंग को रोकने के लिए स्नबर सर्किट का यूज़ करते हैं। जैसा कि आप फिगर के अंदर देख सकते हैं, कुछ इस टाइप का होता है स्नबर सर्किट। जब भी कैपेसिटर के अंदर करंट की वैल्यू जाती है तो उस चार्जिंग करंट को मिनिमाइज़ करने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं रजिस्टर का। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी, टू मिनिमाइज़ द चार्जिंग करंट। आई होप ये सभी को क्लियर हुआ होगा। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि स्नबर सर्किट के अंदर जो SCR होता है वो उसके सीरीज़ में होता है, पैरेलल में होता है, फिर दोनों में होता है या एंटी पैरेलल में होता है। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन के अंदर अभी डायग्राम बताया था, तो उसके अंदर जो स्नबर सर्किट लगा हुआ था वो पैरेलल में लगा हुआ था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर होगा वो होगा बी, इन पैरेलल। ओके, नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर बोला गया है कि जब भी हम SCR को सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे तो वो किन चीज़ों को रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करेगा। तो जब भी हम सीरीज़ कनेक्शन में किसी भी चीज़ को कनेक्ट करते हैं तो उस टाइम पर होता है वोल्टेज डिवीज़न, और करंट की वैल्यू रहती है सेम थ्रू आउट द लाइन जिसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है। तो हाई वोल्टेज की डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए हम SCR को सीरीज़ के अंदर यूज़ करते हैं। ओके, नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि SCR के केस में मैक्सिमम DI/dt की वैल्यू कौन से केस में आएगी। तो इंडक्टर के केस में जो इक्वेशन बनती है इंडक्टर के अक्रॉस वो बनती है VL = L DI/dt। तो इसके अंदर जो DI/dt है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चलता है V के, या फिर ये भी कहा जा सकता है DI/dt इन्वर्सली प्रोपोर्शनल चलता है 1/z। तो इसलिए जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द VM ऑफ सप्लाई वोल्टेज, जैसा कि मैंने आपको भी यहाँ पर बताया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक बटन पर जरूर प्रेस कर दीजिएगा। ओके, नाउ मूविंग टू आवर क्वेश्चंस। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर बोला गया है कि वो कौन सी पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस है जिसके अंदर BJT और MOSFET दोनों की कैरेक्टरिस्टिक पाई जाती है। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा IGBT, क्योंकि IGBT के अंदर MOSFET की तरह होता है हाई इनपुट इम्पिडेंस,
बीजेटी की तरह ऑन स्टेट के अंदर जो पावर लॉसेस होते हैं वो इसके अंदर बीजेटी की तरह होते हैं। तो इसलिए जो इसका सही आंसर होगा वो होगा आईजीबीटी। आई होप ये सभी को क्लियर हुआ होगा। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि इन दिए गई पावर डिवाइसेस में से वो कौन सी डिवाइस है जो हाई फ्रिक्वेंसी पर ग्रेटर दैन 100 किलोहर्ट्ज़ पर वर्क करती है। तो जो पावर मॉसफेट होती है इसका जो टर्न ऑफ टाइम होता है वो बहुत लो होता है। तो इसलिए जो इसकी फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है अराउंड ये है 1 मेगाहर्ट्ज़ से 10 मेगाहर्ट्ज़ के बीच में। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो होगा पावर मॉसफेट। इस क्वेश्चन के अंदर हमें यहाँ पर गिवन है एनोड करंट की वैल्यू 800 एम्पियर और यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि टर्न ऑफ करंट की वैल्यू कितनी होगी जीटीओ के केस के अंदर। जीटीओ के अंदर जो एनोड करंट की वैल्यू होती है वो बराबर होती है 4 टाइम्स इंटू टर्न ऑफ करंट ऑफ जीटीओ। और हमसे यहाँ पर पूछा गया है टर्न ऑफ करंट की वैल्यू। तो यहाँ पर जो एनोड करंट की वैल्यू है 800 उसे हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये निकल के आएगा यहाँ पर डी 200 एम्पियर। इसका सही आंसर होगा। आई होप ये सभी को समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो उसे आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस सेशन में जितने भी मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए हैं और जो आरएसीबी की सीरीज़ में क्वेश्चंस करवाए हैं वो सभी क्वेश्चंस की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है आपके एग्ज़ाम्स में आने की। तो इन्हें बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। ओके, नाउ मूविंग टू आवर क्वेश्चंस। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर बोला गया है कि जब हम कंपेयर करेंगे एक ट्राइक और एससीआर को तो उस केस के अंदर इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन जो हमें गिवन है वो गिवन है कि दोनों यूनिडायरेक्शनल होते हैं। नहीं, एससीआर यूनिडायरेक्शनल होता है जबकि जो ट्राइक होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है। तो ये वाला ऑप्शन ये दोनों तो वैसे ही रॉन्ग हो गए और डी इन दोनों को रॉन्ग होने की वजह से डी भी रॉन्ग हो गया। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा बी। अब मैं आपको इसके पीछे का लॉजिक बताता हूँ। ट्राइक दोनों डायरेक्शन के अंदर ट्रिगर करता है यानी कि दोनों मोड्स के अंदर, और जब भी ये ट्रिगर करता है दोनों मोड्स के अंदर तो किसी मोड के अंदर इसे ज़्यादा गेट करंट की रिक्वायरमेंट होती है और किसी के अंदर कम गेट करंट की। और जो गेट होता है वो सेंसिटिव नहीं होता इतना ज़्यादा, तो इस वजह से जो इसको टर्न ऑफ टाइम होता है वो इसका टर्न ऑफ टाइम इंक्रीज़ हो जाता है इन कंपैरिजन टू एससीआर, क्योंकि एससीआर तो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में वर्क करता है। तो इसलिए एससीआर का जो टर्न ऑफ टाइम होता है वो कम होता है ट्राइक से। आई होप ये सभी को समझ में आया होगा। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि थायरिस्टर को लेके इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। यहाँ पर हमें तीनों ऑप्शंस के अंदर पूछा गया है टर्न ऑन टाइम होता है थायरिस्टर का, वो टर्न ऑफ टाइम से ज़्यादा होता है या कम होता है या उसके बराबर होता है। तो टर्न ऑन टाइम वो टाइम होता है जब हम गेट सिग्नल को अप्लाई कर देते हैं किसी भी थायरिस्टर के अंदर, और गेट सप्लाई को अप्लाई करने के बाद जब वो एनोड करंट की फुल वैल्यू तक पहुंच जाता है उस चीज़ को बोला जाता है टर्न ऑन टाइम। और जो इसका टर्न ऑन टाइम होता है वो लगभग होता है 1 to 3 माइक्रो सेकेंड। जब हम IG की वैल्यू को इंक्रीज़ कर देंगे तो उस केस में वो करेगा क्या कि J2 जो जंक्शन है यहाँ पर उसके अंदर ब्रेकडाउन जो होने लग जाएगा वो तेज़ी से होने लग जाएगा और उस वजह से जो एनोड करंट की वैल्यू है वो जल्दी से अपनी फुल वैल्यू के ऊपर रीच कर जाएगी। तो इस केस में हम उसके टर्न ऑन टाइम को डिक्रीज़ कर सकते हैं। जबकि टर्न ऑफ टाइम होता है इंटरवल जब आपके करंट की वैल्यू फॉरवर्ड करंट से फॉल होके नीचे गिर के होल्डिंग करंट से भी कम हो जाए, तब उस केस में थायरिस्टर ऑफ कंडीशन में आता है। इसके अंदर हम गेट सिग्नल की एडवांटेज को यूज़ नहीं कर सकते, तो इसलिए जो टर्न ऑन टाइम होता है वो हमेशा कम रहता है टर्न ऑफ टाइम से। अब यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन में हमें बोला गया है कि लाइन कम्यूटेशन और फोर्स कम्यूटेशन के इनके बीच का कंपैरिजन, सप्लाई वोल्टेज डीसी होगी तो उस केस में हम फोर्स्ड कम्यूटेशन को अप्लाई करेंगे। इसके लिए हम कंपोनेंट्स को यूज़ करते हैं थायरिस्टर के अक्रॉस, और जो फोर्स कम्यूटेशन के अंदर टर्न ऑफ टाइम निकल के आता है वो हमेशा नेचुरल कम्यूटेशन या लाइन कम्यूटेशन से कम होता है। तो इसलिए ये थर्ड ऑप्शन भी हमारा यहाँ पर रॉन्ग होगा। तो इसलिए जो इसका सही आंसर होगा वो होगा टर्न ऑन टाइम इज़ लेस देन टर्न ऑफ टाइम। आई होप ये सभी को समझ में आया होगा। अगर आपका कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ लीजिएगा। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर बोला गया है कि 3 फेज़ हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट के केस में जो PIV होगा वो कितना निकल कर आएगा। तो यहाँ पर PIV कहने का क्या मतलब है, पीक इन्वर्स वोल्टेज। और पीक इन्वर्स वोल्टेज हम हमेशा यूज़ करते हैं जब हमें रिवर्स वोल्टेज कैपेबिलिटी देखनी होती है किसी भी डायोड की। यहाँ पर PIV कहने का मतलब है मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज हम उसके अक्रॉस कितना अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि आप फिगर के अंदर देख सकते हैं कुछ इस टाइप का ये फिगर होगा।
अब इसके अंदर D1 नॉन कंडक्टिंग स्टेट के अंदर है, तो उसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो निकल के आएगा EA माइनस EB, या फिर हम बोल सकते हैं EA माइनस EC। और ये स्टार कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्टेड है, तो जो उसका लाइन टू लाइन वोल्टेज निकल के आएगी वो बराबर होगी √3 इंटू फेज़ वोल्टेज। इसलिए जो इसका सही आंसर होगा वो होगा C, √3 VM। आई होप ये सभी को क्लियर हुआ होगा। इस क्वेश्चन के अंदर हमें यहाँ पर पूछा गया है कि सिंगल फेज हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर के केस में इनपुट वोल्टेज जब हमें गिवन है यहाँ पर 400 sin 314t, यहाँ पर पूछा गया है कि एवरेज आउटपुट कितना निकल के आएगा जब फायरिंग एंगल की वैल्यू यहाँ पर 60 डिग्री हो। तो जो एवरेज आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू जो होती है सिंगल फेज हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर के केस में वो होती है VM अपॉन में 2π इंटू 1 प्लस कॉस अल्फ़ा। यहाँ पर अल्फ़ा है फायरिंग एंगल, तो हमें यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है। VM की वैल्यू हमें यहाँ पर गिवन है मैक्सिमम वैल्यू 400, यहाँ पर आ जाएगा 2π इंटू 1 प्लस कॉस 60। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा 30 अपॉन में π। तो आई होप आप सभी को ये चीज़ समझ में आई होगी, और इसी टाइप के छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आपको जेईई एग्ज़ाम्स में देखने को मिलेंगे, तो इस सीरीज़ को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमें यहाँ पर बोला गया है कि जब हम PIV रेटिंग किसी भी डायोड की इंक्रीज़ कर देंगे, यानी कि पीक इन्वर्स वोल्टेज किसी भी डायोड का अगर हम एक्सीड कर देंगे, जितना हम उसके ऊपर रिवर्स वोल्टेज को अप्लाई कर सकते हैं उससे ज़्यादा अगर हम उस पर अप्लाई करेंगे तो डायोड के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो केस में डायोड डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो इसलिए जो इसका सही आंसर होगा वो होगा C। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर हमें यहाँ पर बोला गया है कि एक ट्रांजिस्टर के अंदर हमें अगर बीटा की वैल्यू गिवन हो 500 और बेस करंट की वैल्यू गिवन हो 5 मिली एम्पियर, तो उस केस में एमिटर करंट की वैल्यू कितनी निकल के आएगी। कि इसके अंदर गिवन है कि IB यानी बेस करंट की वैल्यू हमें गिवन है 5 मिली एम्पियर, और यहाँ पर जो बीटा होता है वो होता है DC करंट गेन, और ये बराबर होता है IC अपॉन में IB के। तो इसके थ्रू हम कैलकुलेट करेंगे IC की वैल्यू निकालने के लिए हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करना होगा बीटा इंटू IB को, और बीटा की वैल्यू जैसे कि हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है 500 की वैल्यू गिवन है 5 मिली एम्पियर, यानी 5 इंटू 10⁻³ तो IC की जो वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी 2500 मिली एम्पियर। और जो इमिटर करंट की वैल्यू होती है वो बराबर होती है IB प्लस IC के। यहाँ पर हमें IB की वैल्यू गिवन है 50 मिली एम्पियर और IC की वैल्यू गिवन है 2500 मिली एम्पियर। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये निकल के आएगा 2550 मिली एम्पियर। तो इसका सही आंसर होगा A, 2.5 एम्पियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि इनमें से कौन सी चीज़ अर्ली इफेक्ट को इंडिकेट करती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको अर्ली इफेक्ट पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए एक ट्रांजिस्टर है, ये एक PNP ट्रांजिस्टर है और इसके अंदर ये वाला पार्ट होता है इमिटर, ये होता है बेस और ये होता है कलेक्टर। तो इमिटर और बेस तो फॉरवर्ड बायस में कनेक्टेड हैं और बेस एंड कलेक्टर रिवर्स बायस में कनेक्टेड हैं। रिवर्स बायस में कनेक्ट करने के लिए हमको यहाँ पर P को एंड नेगेटिव पोलैरिटी से कनेक्ट करना होता है, और ये एक्टिव रीजन में जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो गिवन है यहाँ पर। अब इस केस के अंदर जब यहाँ पर ये नेगेटिव पोलैरिटी यहाँ पर गिवन है, तो जब नेगेटिव पोलैरिटी तो ये वाला जो जंक्शन होगा वो होगा रिवर्स बायस, और रिवर्स बायस होने की वजह से इसके अंदर जो डिप्लीशन लेयर की विड्थ होगी वो ज़्यादा दूर तक पेनिट्रेट करेगी, जबकि यहाँ पर ये फॉरवर्ड बायस है इस साइड, तो इस यहाँ पर जो डिप्लीशन लेयर होगी वो पतली होगी। अब यहाँ पर वो इंक्रीज़ हो चुकी है रिवर्स बायस की वजह से, और इस वजह से यहाँ पर कंडक्शन हो नहीं पाएगा। जो जंक्शन पोटेंशियल होता है वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चलता है विड्थ के स्क्वायर के। तो जितना हम रिवर्स वोल्टेज को यहाँ पर अप्लाई करेंगे उसके स्क्वायर में उसकी विड्थ इंक्रीज़ होती जाएगी। तो इस वजह से हमारे बेस का कंडक्शन एरिया कम होता जाएगा और उस वजह से रिकॉम्बिनेशन हो नहीं पाएगा। तो इस इफेक्ट को कहा जाता है अर्ली इफेक्ट। इसे एक नाम से और जाना जाता है, वो है बेस नैरोइंग। तो इसलिए जो इसका सही आंसर होगा वो होगा B। आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। मैंने पिछले वीडियोज़ में भी इसी तरह क्वेश्चंस के थ्रू आपको बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट समझाए हैं। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो उन्हें आप ज़रूर प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा, और अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
अंदर हमें यहाँ पर बोला गया है कि गेट कैथोड कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर उसका स्लोप गिवन है 130। गेट पावर डेसिपेशन जो हो रहा है वो हो रहा है 0.5 वाट। तो इसके अंदर हमसे यहाँ पर IG की वैल्यू पूछी गई है। तो यहाँ पर जो स्लोप गिवन है उसे हम बोल सकते हैं VG अपॉन में IG की वैल्यू जो हमें गिवन है 130। तो इसके थ्रू हम यहाँ पर VG को लिख सकते हैं 130 इंटू IG। और जो पावर डेसिपेशन है उसको हम लिख सकते हैं, पावर का फॉर्मूला होता है VG इंटू IG। उसकी वैल्यू हमें यहाँ पर गिवन है 0.5। अब हमें इस VG की वैल्यू इस पावर के अंदर जब हम पुट करेंगे पावर की इक्वेशन के अंदर, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 130 IG का स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू 0.5। और जब IG की वैल्यू हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो वो निकल के आएगी यहाँ पर 62 मिली एम्पियर। तो आई होप आप सभी को ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि जब हम प्रॉपरली ऑन कर देते हैं किसी भी थायरिस्टर को, तो उस केस में हमें इनमें से कौन सा ऑपरेशन करना होता है। तो इसके अंदर जो इसका सही आंसर होगा वो होगा गेट सिग्नल मस्ट बी रिमूव्ड, क्योंकि अगर हम गेट सिग्नल को रिमूव नहीं करेंगे तो उस केस में वहाँ पर वो लॉसेस क्रिएट करेगा, और जब लॉसेस क्रिएट करेगा तो उसकी वजह से उसकी एफिशिएंसी हो जाएगी कम। तो लॉसेस को रिड्यूस करने के लिए हमें गेट सिग्नल को वहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि जब भी थायरिस्टर के अंदर रिवर्स ब्लॉकिंग मोड होता है तो उस केस में जो जंक्शंस होते हैं तीनों, उनके कन्फिगरेशन कैसे होते हैं। तो थायरिस्टर के अंदर 3 जंक्शंस होते हैं, ये आप सभी को पता होगा, J1, J2 एंड J3। हम एनोड के ऊपर नेगेटिव सप्लाई देंगे और कैथोड के ऊपर पॉजिटिव सप्लाई देंगे तो ये हो जाएगी रिवर्स कंडीशन। और जब भी रिवर्स वाली कंडीशन होगी तो उस केस में ये जो J1 है और J3 है ये हो जाएंगे रिवर्स बायस और J2 हो जाएगा फॉरवर्ड बायस। सही आंसर होगा वो होगा J1, J3 रिवर्स बायस एंड J2 इज़ इन फॉरवर्ड बायस। इसी तरीके से इलेबोरेट करके मैंने पिछले वीडियोस में भी आपको क्वेश्चन समझाए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो उन्हें आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ओके, नाउ मूविंग टू आवर क्वेश्चंस। क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि ट्रिगरिंग करने के लिए सबसे रिलायबल मेथड कौन सा रहेगा। तो इसका जो सही आंसर होगा यहाँ पर वो होगा B, गेट ट्रिगरिंग। इसके पीछे कारण ये है कि जब भी हम गेट ट्रिगरिंग प्रोवाइड करते हैं, यानी कि गेट वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं बिटवीन द गेट एंड कैथोड, तो उस केस में होता क्या है कि जो टेम्परेचर राइज होता है वो इस केस में वैल्यू तक नहीं पहुंच पाता, यानी कि जो जंक्शन टेम्परेचर होता है ना वो हाई वैल्यू अटेन नहीं करता इस ट्रिगरिंग के अंदर। तो इसलिए ये एक रिलायबल प्रोसेस है। ट्रिगरिंग के टोटल 5 मेथड होते हैं, 4 तो यहाँ पर गिवन है ही और एक होता है लाइट ट्रिगरिंग, आपको याद रखना है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि लाइट ट्रिगरिंग मेनली किस के अंदर यूज़ किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है यहाँ पर HVDC, यानी हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट ट्रांसमिशन के अंदर। ये पीछे कारण ये है कि लाइट ट्रिगरिंग को यहाँ पर यूज़ किया जाता है गेट ट्रिगरिंग के साथ कॉम्बिनेशन में, और ये इस तरीके से प्रोवाइड करता है एक बहुत ही पावरफुल ट्रिगरिंग कॉम्बिनेशन। इनको हाई वोल्टेज DC ट्रांसमिशन में यूज़ किया जाता है। इसी के साथ ये हाई वोल्टेज ब्लॉकिंग को भी प्रोवाइड करता है, ये भी एक इसका एडवांटेज है। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर होगा वो होगा C। आई होप आप सभी को ये चीज़ समझ में आई होगी। ये है आपका आज के लिए क्वेश्चन। पूछा गया है कि इनमें से कौन सा टर्मिनल मॉसफेट से बिलोंग नहीं करता। इसका आंसर आपको करना है कमेंट। अगर आप भी अपना नेम फीचर करवाना चाहते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर तो आपको इसका आंसर देना होगा कमेंट सेक्शन के अंदर। इस सेशन से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा और इसी तरह आगे भी नॉलेज गेन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, हमें ऐसे ही एनकरेज करने के लिए आगे वीडियोज़ बनाने के लिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग।